चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है? ये एक नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आपके इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हैं और आपके वार्ड में कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया, तो उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, उसके ब्रेन में कितनी इंजरी हुई है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को असेस करने के लिए जिस हम टूल का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल है कि पेशेंट की सीरियसनेस को असेस करने के लिए इस स्केल से हम असेस करके हम बता सकते हैं कि पेशेंट आपका कितना सीरियस है या फिर कितना खतरे से बाहर है। और इन केस अगर आपका पेशेंट एग्जाम्पल के तौर पे इंट्यूबेटेड है, तो उस कंडीशन में हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज कैसे करेंगे और उस स्केल का हम क्या यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल होता क्या है। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा स्केल एक तरह का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है। क्या है? एक तरह का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, जिससे हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करते हैं। पेशेंट कितना ओरिएंटेड है, कितना कॉन्शियस है आफ्टर हेड इंजरी या फिर ट्रॉमा। ठीक है, स्पेशली हेड इंजरी में। ठीक है, या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हो गया तो उसके ब्रेन को कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है या फिर कितना कम अफेक्ट हुआ है, इसके लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जीसीएस स्केल को असेस करें। ठीक है, ये सबसे पहले डेवलप किए थे ग्राहम टीसडेल और बैरियन जेनेट ने, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, जो कि इतने समय स्कॉटलैंड में है। ठीक है, हम ग्लासगो कोमा स्केल असेस करेंगे। क्या पर्पज़ है? तो पर्पज़ है कि सिंपली कि ब्रेन को फंक्शन के असेस करने के लिए, ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन अभी कितना काम कर रहा है हेड इंजरी के बाद। ठीक है, वो चीज़ हम असेस करने के लिए हमें ग्लासगो कोमा स्केल का असेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मेनली हम तीन चीज़ें असेस करते हैं। क्या असेस करते हैं? तीन चीज़ें असेस करते हैं मेनली ग्लासगो कोमा स्केल में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आई ओपनिंग, सेकेंड है वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड इज मोटर रिस्पॉन्स। ये हमारा तीन कंपोनेंट है ग्लासगो कोमा स्केल का। ये हमारा तीन कंपोनेंट है, इन तीनों पे हम असेस करेंगे और इन तीनों को हम एक स्कोर देंगे। ठीक है, इन तीनों के लिए हम सामने एक स्कोर दे देंगे। जैसे अगर हम आई ओपनिंग के बारे में हम देख रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमम 4 मार्क्स दे सकते हैं, 4 नंबर दे सकते हैं, देंगे। ठीक है, और वर्बल रिस्पॉन्स अगर देख रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमम 5 मार्क्स, 5 नंबर देंगे। और मोटर रिस्पॉन्स देख रहे हैं तो इसको मैक्सिमम 6 मार्क्स देंगे। तो टोटल अगर देखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल का टोटल जो नंबर होता है 15 मार्क्स होता है। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स होता है। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट है। एग्जाम में पूछता है कि जीसीएस का क्या क्या कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, ये तीनों हमारे मेजर कंपोनेंट है। यही तीनों हमारे कंपोनेंट है किसके? ग्लासगो कोमा स्केल के। तो हम एक एक के बारे में देखेंगे कि एक एक के एक आई ओपनिंग में क्या करेंगे हम, वर्बल रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, मोटर रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे और कैसे हम उन्हें स्कोर करेंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्कोर होता है, ठीक है, पेशेंट का जितना ज़्यादा स्कोर होता है पेशेंट उतना ही सेफ होता है, और जितना कम स्कोर होता है उतना ही डेंजर जोन में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, आई ओपनिंग। पेशेंट की आई ओपनिंग कैसे है? जैसे एग्जाम्पल पे के तौर पे लेके चलिए कि आपके वार्ड में एक इमरजेंसी हेड इंजरी का पेशेंट आ गया। आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो और आपके पास एक एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया जिसके सर में चोट लगी है। ठीक है, तो आप उसका जीसीएस असेस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम जीसीएस बोलते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल को। तो आप असेस करने जा रहे हैं। आप टोटल आई ओपनिंग के लिए टोटल आपने 4 मार्क दे दिया है। ठीक है, 4 मार्क आपने कर दिए। तो कब आप 4 नंबर देंगे कि सारे मरीज को 4 नंबर देंगे? ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसके असेस करने के लिए अब जीसीएस असेस करने जा रहे हैं अपने पेशेंट के पास में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम देखेंगे कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है और उस रिस्पॉन्स के हिसाब से हम उन्हें स्कोर देंगे। ठीक है, चलिए आंखें खोल रहा है। ठीक है, तो वो उसे चारों तरफ वो देख पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। मतलब जैसे ही आप मरीज के पास गए उसने आंख खोल दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब वो दिक्कत नहीं है। जब आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने अपने आंख खुद ही ऑटोमेटिक अपने से, ठीक है, वो अपनी आंखें खोल पा रहा है, वो देख पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे 4 मार्क देंगे। ठीक है, 4 नंबर देंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि पेशेंट के पास आप गए फिर भी पेशेंट नहीं देख पा रहे, नहीं देख रहे, नहीं आंखें खोला है, तो आप उसको बुलाए, जो भी उसका नाम है, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, आप उसको उसके नाम से बुला रहे हैं, उसके बाद वो अपनी आंखें खोल रहा है, तो तब इस कंडीशन में हम उसको 3 मार्क देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में वो खुद से आंखें नहीं खोल पाया, उसको बुलाने पे, उसका नाम लेकर के बुलाने पर वो अपनी आंखें खोला, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे? 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या कह रहा है कि वो खुद से भी नहीं खोला और ना कि उसका नाम उससे कुछ कहने पे भी नहीं खोला, उसको हम पेन दिए। पेन कैसे? उसको थोड़ा सा दर्द दिए। दर्द कैसे दिए हैं? ठीक है, उसकी नाखून पे कुछ रख के, ठीक है, नाखून पे पेन रख के थोड़ा सा दबाएं या फिर थोड़ा सा टिश्यू उसके स्किन को पिंच किए, तब जाके वो आंखें अपनी खोल पा रहा है। तो इस कंडीशन पे हम उसे 2 नंबर देंगे। ठीक है,
अगला सिनेरियो क्या है कि ये सारी चीज़ें के बगैर ना वो खुद से खोल पा रहा है, ना कि उसका नाम लिए ना, और उसको थोड़ा सा दर्द देने पे भी वो नहीं आंखें खोल रहा है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उस कंडीशन में हम उसको 1 मार्क्स देंगे। तो ये रिस्पॉन्स के हिसाब से हम पेशेंट को उसका मार्क देंगे। तो सबसे बेस्ट 4 मार्क्स होता है कि मतलब वो स्पॉन्टेनियस, वो पूरी तरह से अवेयर है, ठीक है, वो अपनी आंखें खुद से खोल पा रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। आप पेशेंट के पास चल के गए, पेशेंट अपनी आंखें स्वतः खोल लिया खुद से बिना किसी एफर्ट के, तो उसको हम 4 नंबर देंगे। और अगर ऐसे नहीं खोल रहा है तो हम मरीज़ के पास गए, मरीज़ का नाम लिए, मरीज़ को बुलाएं, ठीक है, उसको आवाज़ दिए, फिर वो अपनी आंखें खोल पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम उसको 3 नंबर देंगे। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं खोल रहा है तो हम उसको लोकलाइज पेन देंगे, थोड़ा सा हम उसको पिंच करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको हम 2 नंबर दे देंगे। अगर ये सब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब पेशेंट को हम कितना देंगे? 1 नंबर। 0 नहीं होता है, 1 नंबर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स क्या है? जो दूसरा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, क्या है? वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स वो बोल कैसे पा रहा है, मतलब हमारी बातों का जवाब कैसे दे पा रहा है। पहला तो आपने आई ओपनिंग देख लिया है, क्या देख लिया? आई ओपनिंग, आई ओपनिंग, ठीक है, उसके हिसाब से आपने नंबर दे दिया है, ठीक है। अब वर्बल रिस्पॉन्स को टोटल हम क्या देते हैं? 5 मार्क देंगे, टोटल 5 मार्क। तो उसमें भी अब वर्बल रिस्पॉन्स में भी क्या क्या देखेंगे? उसके कुछ रिस्पॉन्स देखेंगे, कैसे वो हम जो कह रहे हैं वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको स्कोर देंगे, ठीक है। चलिए, जब हम पेशेंट के पास गए तो पेशेंट से हम कुछ बातें पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका नाम पूछ सकते हो, ठीक है, वो कहाँ है, उससे कुछ टाइम दिन ऐसे पूछ सकते हो कि आज क्या दिन है, आप कहाँ पे हो, ठीक है, जैसे आप जानते हो टाइम, पर्सन, प्लेस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप पूछेंगे। अगर पेशेंट बता पा रहा है हाँ मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आज दिन नहीं बता पा रहा है, अगर वो महीना या फिर साल बता पा रहा है, मतलब वो ओरिएंटेड है, ठीक है, तो कुछ कंडीशन में हम उसको, ठीक है, ओरिएंटेशन हम मान सकते हैं। ऐसे कंडीशन में उसको 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। 2 4 उसको बोलेंगे, जैसे डॉक्टर जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं जीभ दिखाओ, तो वो मतलब वो समझ पा रहे हैं कि क्या दिखाना है, तो जीभ दिखा दिया, तो इसका मतलब वो ओरिएंटेड है। ऐसे कंडीशन में उसको हम 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा पेशेंट है जिसके पास आप गए और आपने कुछ पूछा और वो बहुत ही लेट जवाब दे रहा है और प्रॉपर पूरा जवाब नहीं दे पा रहा है, बहुत ही सोच समझ के जवाब दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो थोड़ा कंफ्यूज है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसको 4 मार्क्स देंगे कि कंफ्यूज स्टेट में वो जवाब तो दे पा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा है और बहुत सोच समझ के जवाब दे रहा है, ठीक है, चारों तरफ देख के। तो वैसे कंडीशन में इस पेशेंट को हम कंफ्यूज थोड़े बोलेंगे कि ये कन्फ्यूजन में है, तो हम इसको 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड क्या है कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड। इनअप्रोप्रिएट वर्ड क्या है कि वो बातें तो पूरी बोल रहा है, बातें तो बोल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो कोई बातें बोल रहा है तो वो बातें वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को बोल देंगे इनअप्रोप्रिएट, जो कि पूरी बात नहीं है, ठीक है, वो कहीं की कहानियाँ सुना दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, वो बातें तो निकल रही है उससे, लेकिन वो बातें जो उसका सेंटेंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो किसी को गालियाँ दे रहा है, किसी को कोई कहानियाँ सुना रहा है, किसी को कोई किसी तरह की वो स्टोरी बोल रहा है, जो अपनी मन की चीज़ें हैं। जैसे पेशेंट, जब कोई एल्कोहलिक पेशेंट रहता है तो कुछ भी बकता रहता है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कि वो उसका वर्ड जो है ना अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके दिमाग में जो ही जनरेट हो रहा है वो बोल दे रहा है, ठीक है, जो कि बातें एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको 3 मार्क्स देंगे। क्या देंगे? ऐसे कंडीशन में 3 मार्क्स। एक बार और, इनअप्रोप्रिएट वर्ड मतलब वो बातें तो बोल रहा है लेकिन रेलिवेंट नहीं है, किसी से रिलेट नहीं है, जैसे एल्कोहलिक पेशेंट बोलता है कुछ भी अकबक बोलता रहता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको देखने को मिलेगा। और हेड इंजरी के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कुछ भी पेशेंट वायलेंट कंडीशन में भी रहता है, कुछ उल्टा सीधा भी बोलता रहता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको 3 मार्क्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्प्रहेंसिबल साउंड। इनकम्प्रहेंसिबल साउंड मतलब वो साउंड कि उसमें कोई वर्ड नहीं है, वो जैसे बच्चे जैसे दर्द होने पे कराते हैं या फिर चिल्लाते हैं, ठीक है, इस तरह का, जैसे आ ऊ कुछ ऐसा दर्द आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको कहीं पे दबाएंगे, ठीक है, तो वो चिल्लाएगा, तो इस तरह का मतलब एक साउंड जैसे बच्चे या फिर ऊजिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये सारी कंडीशन को हम बोलेंगे इन कंप्रहेंसिबल साउंड, ठीक है। जिस अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना ही वो ओरिएंटेड है, ना कंफ्यूज्ड है, वर्ड भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ना साउंड ऐसे ही पढ़ रहा है साउंडलेस, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या देंगे? 1 नंबर देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम उसे 1 नंबर देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पेशेंट के पास आप गए, पेशेंट से आपने पूछा, ठीक है, तो उसने पूरा प्रॉपर आंसर किया, ठीक है, 1 2 आंसर नहीं कर पा रहा है बट वो ओरिएंटेशन का अपना है, ठीक है, वो अपना नाम बता रहा है, वो अपना
कहाँ पे है, किस पर्पज से लिए आया हुआ है, वो सारी चीज़ें बता रहा है, मतलब वो ओरिएंटेड है। बहुत देर बाद बता रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ें, मतलब कंफ्यूज है, वो कुछ भी अकबक बता कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, या फिर ठीक है बिना जिसका वर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, दो बातें कुछ एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे को बोलते हैं इन अप्रोप्रिएट वर्ड। ऐसे में हम देंगे 3 मार्क्स। जो ऐसे साउंड निकालते हैं, ज़्यादा दर्द होने पर कहलाते हैं, जो कहते हैं ठीक है, इस तरह के साउंड, या फिर बच्चे जो मॉर्निंग करते हैं ठीक है, उस तरह की साउंड निकालने को क्या बोलते हैं, दो, उस कंडीशन में हम 2 नंबर देंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं, पेशेंट बस लेटा हुआ है, कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, देखेंगे तीसरा कंपोनेंट जीसीएस का, दैट इज मोटर रिस्पांस। क्या देखेंगे, मोटर रिस्पांस। तो मोटर रिस्पांस को टोटल हम कितना दे देंगे, 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स देखेंगे। तो उसका मोटर एक्टिविटी का हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि मोटर एक्टिविटी में क्या क्या होता है, और उसको हम कितना कितना स्कोर करेंगे। तो हम कुछ रिस्पॉन्स देखेंगे और उस रिस्पॉन्स के हिसाब से हम उसे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो हम पेशेंट के पास गए, आपका पेशेंट है, पेशेंट के पास आप गए और आपने पेशेंट से बोला ठीक है, कुछ कमांड ओबे करने के लिए ठीक है, कि अपने हाथ उठाओ, पैर उठाओ, ठीक है, अपने जीभ दिखाओ। पेशेंट को आप बोलते हैं कि ये हाथ उठाओ, वो हाथ उठाओ, पैर उठाओ, ठीक है, अपनी जीभ दिखाओ। तो वो सारी चीज़ें अगर वो फुल्ली कमांड कर रहा है ठीक है, तो उसको आप 6 मार्क्स देंगे। वो जो आप बोल रहे हैं वो सारे कमांड कर पा रहा है, तो उसको आपने 6 नंबर दे दिए। ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहा है, आप दूसरे पेशेंट के पास गए ठीक है, आपने बोला कि अपने हाथ उठाओ, जीभ दिखाओ, ठीक है, वो ये सा नहीं कर पा रहा है ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको लोकलाइज पेन देंगे। लोकलाइज पेन बोले, कभी कभी सुप्राऑर्बिटल रीज पे हम उसको कंप्रेस करते हैं ठीक है, कभी इधर हम थोड़ा सा दबाते हैं, या फिर नेल के पास हम पेन ले जा करके थोड़ा सा उसको पेन देते हैं। लोकलाइज पेन देने पे ठीक है, वो अगर उसको हटा रहा है लोकलाइज पेन देने पे, जैसे मैं यहाँ अगर दबा रहा हूँ पेशेंट को ठीक है, और वो अपने हाथ से इसको हटा दिया ठीक है, अपने हाथ से इसको हटा दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो लोकल जहाँ पे हम दर्द दे रहे हैं वो उसको महसूस कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसको 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसे 5 मार्क्स देंगे। अब हम क्या देखेंगे, उसके बाद अगर हम पेशेंट को पेन दे रहे हैं ठीक है, कहीं पे दर्द दे रहे हैं ठीक है, और वो उसको हटा दे रहा है ठीक है, जैसे हम पेशेंट को अगर इधर कहीं दर्द पेन दे रहे हैं थोड़ा सा, या फिर नील बड को दबा रहे हैं और वो उसको झटका देके हटा दे रहा है, हाथ को वहाँ से हटा दे रहा है ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो पेन को विड्रॉल कर रहा है, मतलब पेन को अपने से हटा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देंगे, 4 मार्क्स। कितना देंगे, 4 मार्क्स। बहुत जरूरी है इन दोनों के बीच में समझना कि लोकलाइज पेन, लोकल पेन जिसको आप 5 मार्क्स दिए थे, और विड्रॉल पेन, विड्रॉल फ्रॉम पेन ठीक है, जिसको आप 4 मार्क्स दिए। इन दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर समझने की। लोकलाइज पेन बोलते हो कि जिस जगह पे हम कंप्रेस कर रहे हैं वो उस चीज़ को समझ पा रहा है कि पेन कहाँ दिया जा रहा है, वो हाथ अपना वहाँ लाएगा, वहाँ से हटाएगा, ये हो गया लोकल पेन। ठीक है, जिसपे हम 5 मार्क्स देंगे। विड्रॉल फ्रॉम पेन क्या है कि हम उसको कहीं भी दर्द देंगे, कहीं भी थोड़ा सा पेन देंगे, कहीं भी नेल बट पे दे दिया, कि उसके उंगली पे दे दिया, उसके सुप्राऑर्बिटल रिज पे दे दिया ठीक है, कहीं पे भी देंगे तो वो अपने हाथ को वो हटाएगा, वो वहाँ पे ले जाके नहीं हटाएगा, वो अपने हाथ को विड्रॉल करेगा, अपने सर को विड्रॉल करेगा, वहाँ से हटाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम पेन। क्या बोलेंगे, विड्रॉल फ्रॉम पेन। तो ऐसे कंडीशन पे हम उसको 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 2 ऐसे पोस्चर हैं, ये दोनों एबनॉर्मल है। पहले तो यहाँ पे एबनॉर्मल लिख लीजिए, एबनॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल है। ठीक है, ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन, ये 2 पोस्चर हैं। तो अब इन दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हम कैसे देखेंगे, ये दोनों कंडीशन हम देखते हैं। अब ये दोनों कंडीशन हम कैसे देखेंगे, जो कि डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट पोस्चर था। क्या है, फ्लेक्शन, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, इसको हम डी कॉर्टिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी कॉर्टिकेट, डी कॉर्टिकेट। ठीक है, और इसको हम डी सेरिब्रेट बोलते हैं, डी सेरिब्रेट। आपके पास पेशेंट आया ठीक है, आप इस पेशेंट को असेस कर रहे हैं ठीक है, कहीं पे भी आपने पेन दिया ठीक है, कहीं पे आपने थोड़ा सा पेशेंट को टच किया या फिर थोड़ा सा दर्द दिया ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, अपना ये पोस्चर अपनाएगा। ठीक है, ये पोस्चर जो आपका एल्बो, जो पेशेंट का एल्बो है, एल्बो से क्या करेगा, वो फ्लेक्स कर लेगा दोनों हाथ अपने कोर की तरफ। कोर की तरफ बोले तो ये जो बॉडी है, बॉडी का सेंट्रल पोर्शन है, वो कोर की तरफ इस तरह से फ्लेक्स करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डी कॉर्टिकेट। जब कोर की तरफ ले जाता है तो इसी को बोलेंगे डी कॉर्टिकेट। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन अगर आता है तो इस कंडीशन में हम उससे देंगे 3 मार्क्स। क्या देंगे, 3 मार्क्स पेशेंट का होता है। दूसरा कंडीशन देखने को मिलेगा कि पेशेंट को, अगर पेशेंट या फिर इसी कंडीशन में ही आपके पास आएगा, या फिर हम उसको जब लोकलाइज पेन देते हैं या फिर कहीं पे भी सुप्राऑर्बिटल रिज पे कहीं पे पेन देंगे तो वो अपने एल्बो को एक्सटेंड कर लेगा। यहाँ पे आप देखना फ्लेक्स है एल्बो और प्लांटर फ्लेक्स है। ठीक है, अब प्लांटर फ्लेक्स यहाँ पे भी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
पोस्चर है, ठीक है, डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट दोनों ही एबनॉर्मल पोस्चर है, दोनों ही इंडिकेट करता है कि पेशेंट को सीवियर हेड इंजरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा पेशेंट, डी सेरिब्रेट कंडीशन में जो पेशेंट का दोनों हैंड है वो हाइपर एक्सटेंड, बोले तो पूरी तरह से एल्बो एक्सटेंड हो जाए। यहाँ पे आप देखो एल्बो एक्सटेंड है, एक्सटेंड मतलब सीधा सीधा सा है, ठीक है, और यहाँ पे एल्बो फ्लेक्स है, क्या है, एल्बो फ्लेक्स है। तो जब एल्बो फ्लेक्स होगा अंदर की तरफ होगा, बोले तो ये दोनों हाथ जब कोर की तरफ होगा, ठीक है, कोर मतलब सेंटर, सेंट्रल रीजन को हम कोर बोलते हैं, कोर की तरफ होगा तो इसको बोलते हैं डी कॉर्टिकेट, ठीक है, कोर की तरफ जाएगा तो डी कॉर्टिकेट। और यहाँ पे क्या होता है, एल्बो फ्लेक्स होता है, अंदर की तरफ जाता है। और यहाँ पे डी सेरिब्रेट, सेरिब्रेट सेरिब्रेट यहाँ पे ई है, ई सारा ई ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, डी सेरिब्रेट, इसका मतलब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन, ये एल्बो एक्सटेंड रहेगा और थंब एल्बो एक्सटेंड रहेगा और जो फिस्ट है वो फ्लेक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन पे हम इसको 2 नंबर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पोस्चर समझ में आया होगा, डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। इसको एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोलते हैं। फ्लेक्शन मतलब कि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, फ्लेक्स है तो इसको एबनॉर्मल फ्लेक्शन, और ये बाहर की तरफ पूरी तरह से एक्सटेंडेड है तो इसको एबनॉर्मल एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में हम इसको 3 मार्क्स देते हैं और एबनॉर्मल एक्सटेंशन में हम इसको 2 मार्क्स देते हैं। बट ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है और इन दोनों को मतलब कि कहीं ना कहीं सेरिब्रम में और कॉर्टिकल रीजन में ट्रॉमा इंजरी ज़्यादा है, अफेक्ट हुआ है, ठीक है। और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो हम इसको कितना देंगे, 1 मार्क्स देंगे, ठीक है, 1 मार्क्स देंगे। तो ये रहा आपका 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीसीएस के, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जीसीएस का क्या होता है और जीसीएस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और स्कोरिंग कैसे देखेंगे। तो जीसीएस क्या है, एक तरह का असेसमेंट टूल है। क्या है, असेसमेंट टूल, असेसमेंट टूल है जिससे हम क्या असेस करते हैं, इसे हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करते हैं, ठीक है। ये स्पेशली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम यूज करते हैं। इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आई रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स के हिसाब से हम नंबर देते हैं, इधर हम 4 मार्क्स देंगे, इधर हम 5 मार्क्स देंगे, इधर हम 6 मार्क्स देंगे, टोटल मिलाएंगे अगर हो जाएगा तो कितना 15 मार्क्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जीसीएस का मिनिमम मार्क्स कितना होता है और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है। तो सब में 1-1 मार्क्स, कम से कम नंबर कितना है, 1 नंबर, ई में भी कम से कम 1 नंबर 1। तो मिनिमम मार्क्स अगर देखेंगे इसमें, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मार्क्स देखेंगे तो 3 देखने को मिलेगा और मैक्सिमम मार्क देखेंगे, ठीक है, तो इसमें मिलेगा 15 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिलेगा। तो हम कैसे जज करेंगे कि पेशेंट कितना सिक है, कितना नंबर आए कि पेशेंट की इंजरी कम, पता चले कितना नंबर आए कि लगे पेशेंट की इंजरी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो इसको असेस करने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। क्या देखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, सीवियर, ठीक है। माइल्ड में अगर आपका जीसीएस स्कोर 13 से 15 है, ठीक है, 13 से 15 है तो मतलब माइल्ड, हल्का ब्रेन में इंजरी है, ठीक है, थोड़ा है, पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा। मॉडरेट अगर 9 से 12 है, ठीक है, 9 से 12 है तो ये मॉडरेट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता। लेकिन 8 और 8 से अगर कम है, ठीक है, 8 और 8 से अगर कम है तो इसका मतलब पेशेंट कोमा में जा सकता है, कोमा में गया है, ठीक है, और ये सीवियर कंडीशन है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कोमाटोस कंडीशन, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपके पेशेंट का, आपने बताया कि यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स की वो कुछ कह रहा है, वो हमारा कमांड ओबे कर, मतलब हम जो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो बता पा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पेशेंट के को ईटी ट्यूब पड़ा है या फिर इंट्यूबेटेड है किसी कंडीशन की वजह से, ठीक है, तो आप कैसे उसका वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे। अब इस कंडीशन में हम वर्बल रिस्पॉन्स नहीं चेक कर पाएंगे, तो वर्बल रिस्पॉन्स की जगह पे हम कैसे लिखते हैं, जीसीएस बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई कितना है, वी कितना है, एम, ठीक है। मान लीजिए आपका जो पेशेंट है इसका E4 है, V5 है और M6 है, आपका पेशेंट मतलब बिल्कुल ठीक है। लेकिन E4 तब है जब वो अपना प्रॉपर आई रिस्पॉन्स कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर ईटी पड़ा हुआ है तो वर्बल रिस्पॉन्स कैसे दे पाएगा, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सा हम इसको लिखेंगे E4 वी टी और M6,
ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी तरीके से आप ऐसे भी लिखेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो गया, 6 और 4 10, ठीक है। तो इसमें GCS कितना है, हो जाएगा आपका 10T। क्या हो जाएगा, 10T। टी बोले तो उसको ट्यूब पड़ा है, ठीक है, उसको ट्यूब पड़ा है। तो आप नीचे इसको आप एक्सप्लेन भी करोगे, नीचे आप इसको बताओगे भी, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दोगे पेशेंट इज इंट्यूबेटेड ड्यू टू सच टाइप ऑफ रीजन, किस रीजन की वजह से ऐसा है, ठीक। नेक्स्ट जो अपडेट है GCS में, अब इतने समय GCS को में आप पिपलरी रिस्पॉन्स भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, पिपलरी रिस्पॉन्स भी देखा जाता है। तो पिपलरी रिस्पॉन्स रिएक्टिविटी को जो पेशेंट के आंखों के ऊपर टॉर्च से हम देखेंगे, ठीक है, अगर दोनों आई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, रिएक्टिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर बोथ आई, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर दोनों आई रिएक्टिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसे 2 मार्क दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक आई रिएक्टिव है तो उस कंडीशन में हम उसे 1 नंबर देंगे। बोथ पीपल अगर रिएक्टिव है तो 2 नंबर दे देंगे। एक पीपल खाली एक आई रिएक्टिव है तो 1 नंबर देंगे, और दोनों भी रिएक्टिव नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसे 0 नंबर देंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, जो आपका GCS है, GCS में इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका GCS फॉर एग्जाम्पल 13 आ गया, टोटल GCS क्या हुआ, 13 आ गया, और आपका पिपलरी रिस्पॉन्स 2 आ गया, ठीक है। तो 13 में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 13 में से 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो स्कोर कितना बैठेगा आपका, बैठ जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपका टोटल GCS स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड और कुछ डाउट नीचे कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, और कुछ किसी टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ना हो तो आप अच्छे से इसमें कमेंट करें।